नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चंपावत विधानसभा चुनाव 2022 मतदान को लेकर लोगों में उत्साह। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बनसभा के मतदान केंद्र का लिया जायजा, मतदाताओं से की मुलाकात। उत्तराखंड में राज्यसभा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी का नामांकन आज। प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने बुलाई बैठक में विधायकों को प्रस्तावक बनाने पर होगी चर्चा। देहरादून में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी रहे मौजूद। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दिलाई शपथ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का डोईवाला दौरा। पत्रकारों को सम्मान के साथ कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, तो धामी सरकार पर साधा निशाना। श्रीनगर टनल निर्माण कार्य में मजदूर की मौत का मामला। मौत के बाद अन्य मजदूरों ने निर्माण कार्य किया बाधित। शव रखकर दिया धरना। मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। खबर उत्तराखंड के चंपावत से है। यहां सुबह से ही जिले में मतदान शुरू हो गया है। ऐसे में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखने को मिल रहा है, जिसके चलते मतदान केंद्र पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में बनबसा के एक मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाताओं से मुलाकात की, साथ ही मतदान केंद्र का जायजा लिया। दूसरी ओर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मतदाताओं से अपने मत का निर्भीकता से प्रयोग करने और अधिक से अधिक संख्या में मत का प्रयोग करने की अपील की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव को लेकर काफी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। स्टार्ट हो गया है। जैसे सुबह से ही मॉक पोल स्टार्ट हो गया था और 7 बजे सभी 151 बूथ में पोल स्टार्ट हो गया है। और जैसे अभी मैंने 2 बूथ विजिट कर लिए हैं और काफ़ी भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं। तो हमें आशा है कि हमारा स्वीप प्रोग्राम और जो जनता का हमें सहयोग मिल रहा है, और मेरा सभी से निवेदन है कि आपके साथी तो बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, तो आप भी घर से निकलें और थोड़ा कष्ट करके मतदान देने जरूर आए हैं। चंपावत उपचुनाव में शांतिपूर्वक मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि मतदाता उत्साहपूर्वक मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चंपावत विधानसभा सीट के लिए जहां बीजेपी से सीएम धामी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से महिला उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने से क्षेत्र की जनता में भारी उत्साह है। विधानसभा सीट में 142 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और मैदानी क्षेत्र में 60,000 के करीब मतदाता हैं। शक्ति ने इस राज्य को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी अपेक्षाओं पर, उनकी आशा और विश्वास जो भी उनका है, उसको जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं, सारा नया विजन तैयार हो रहा है, नया एक कार्य व्यवहार आया है, नई कार्य संस्कृति आई है, मातृशक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है। कल ही हमने राज्यसभा के लिए डॉक्टर कल्पना सैनी जी का हमारे यहाँ चयन हुआ है प्रत्याशी के रूप में। मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी पहल है। राज्य बनने के बाद पहली बार राज्यसभा की उत्तराखंड से किसी को जो है महिला के रूप में आगे किया गया है। हमें उम्मीद है कि जिस उम्मीदवार को हम चुनेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा जी, और हमारे इस एरिया का उद्धार करेगा, उत्थान करेगा। मैं ये बोलूँगी कि जैसे बेरोजगारी एक समस्या है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो इसमें विचार करना चाहिए। और पुष्कर सिंह धामी जी आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा जी। युवा चेहरे को देखते हुए 6 महीने में जो इन्होंने विकास दिया पिछले वर्ष में, उसको देखते हुए पब्लिक बहुत खुश है और इनकी उम्मीदवारी के लिए बहुत ही आगे उत्सुक भी है और इनसे बहुत अपेक्षाएं हैं।
उपेक्षा स्तर ये है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, स्कूल वगैरह हों, ये चीज़ें हों, एम्स वगैरह हों, थोड़ी बहुत अच्छी राहत लेकर के सब सोच करके वोट कर रहे हैं। हमें तो विकास है, सबसे पहले तो मुख्य मुद्दा जो है लोगों का विकास का है। वैसे भी चंपावत जो है ये सीमांत क्षेत्र भी आता है और हमारा टनकपुर है, बनमसा, ये क्षेत्र जैसे अगर देखा जाए तो हल्द्वानी और यहाँ की अपेक्षा हल्द्वानी का विकास बहुत जल्दी हुआ। तो यहाँ ऐसा कोई ऐसा नहीं मिला कि पहले कि इसको जो एक अच्छा विकास का राह दिखाए। तो इसलिए सभी लोगों का है कि विश्वास विकास पर ज़्यादा ध्यान है लोगों का। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश कार्यालय में सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विधायकों को प्रस्तावक बनाने पर चर्चा होगी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड में कार्यकर्ता बंधुओं और अपनी आम जनता की मुझे तो जो मेरे यहाँ भाई बैठे भी हैं सब, और लगातार जो उत्साह भरी आवाज़ मुझे अपने संगठन के लोगों की आ रही है, बड़े कार्यकर्ताओं की भी, छोटे कार्यकर्ताओं की भी, वरिष्ठ की भी, पदाधिकारियों की भी, तो उनकी आवाज़ की वो खुशी मुझे यह एहसास करा रही है कि वो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं और कितना विश्वास है उन्हें अपनी इस बहन पर। ये मेरे आत्मबल को बढ़ा रहा है और मुझे अंदर से इस बात के लिए दृढ़ कर रहा है कि मैं हर कीमत पर अपने प्रदेश का, अपने जिले का, अपने रुड़की का नाम ऊंचा करूं। देहरादून में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने शिरकत की और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद हुए। इस अवसर पर अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने तंबाकू निषेध शपथ दिलवाई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत डोईवाला दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर पत्रकारों को सम्मानित किया और वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने धामी सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्भ से पैदा हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने उनके नाम से झूठी खबरें वायरल करवाई, जिसमें कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए गए। नहीं है कि मैं लड़ूं। इस समय महत्वपूर्ण यह है कि मैं जहाँ से भी कोई कांग्रेस का व्यक्ति लड़े उसको जिताने के लिए काम करूं। जो गलती विधानसभा के चुनाव के वक्त में होगी उसको मैं लोकसभा के वक्त में चाहूँगा कि वो न दोहराई। आपने कहा मैं तो स्पष्ट तौर पर आरोप लगा करके कह रहा हूँ कि जो वर्तमान उत्तराखंड सरकार है, धामी सरकार है, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दुष्प्रचार के गर्भ से पैदा हुई। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्भ से पैदा हुई है धामी सरकार। और मैं चुनौती दे करके कह रहा हूँ भाजपा के लोगों को, वो ऐसा एक भी अखबार ला करके दिखा दे जिसमें मेरा ये बयान हो कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत विष्ट ने बजट सत्र पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र गैरसैंण से आयोजित करने की सरकार पहले घोषणा कर चुकी थी, लेकिन अब गैरसैंण में यह बजट सत्र नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को गैरसैंण में हुए खर्च का हिसाब देना चाहिए। उत्तराखंड का दुर्भाग्य देखिए कि जिस गैरसैंण को भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया था, उसमें विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित करने की घोषणा करने के बाद सरकार ने उस सत्र को गैरसैंण में न करने की घोषणा कर दी। इस बात से एक बात तो साफ होती है कि
सरकार में जो लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के और पूरी नौकरशाही, वो चीज़ों को समय पर समझ कर करने के बजाय अनाप शनाप घोषणाएं करने के बाद उनको रद्द कर रही है। एक तरफ गैरसैंण में सत्र करने का घोषणा के बाद वहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए टेंडर करके जो धनराशि का दुरुपयोग हुआ उसका जवाब कौन देगा। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है कि गैरसैंण का डंका बजाने के बाद, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार अपना ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र गैरसैंण में नहीं कर पाती। इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का क्या होगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत श्रीनगर के स्वीत गांव में चल रहे टनल निर्माण कार्य में कार्यरत एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद अन्य मजदूरों ने निर्माण कार्य बाधित कर मृतक के शव के साथ कार्यदाही संस्था के कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल सुरंग निर्माण कार्य में चालक वीर सिंह की तबियत अचानक खराब होने के चलते उपचार करने के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद रेलवे परियोजना की कार्यदायी संस्था द्वारा आनन फानन में मृतक के शव को अंत्येष्टि के लिए शमशान घाट ले जाया गया। जब इसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को घाट से वापस लाकर मृतक का पोस्टमार्टम किया। कंपनी में कार्यरत मजदूरों की मांग है कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले। हमारी मांग एक उचित मांग है और जिस प्रकार से इनका रवैया रहा है, सुबह मुझे किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है कि एक कंपनी में कोई वर्कर था, उसकी डेथ हो चुकी है और ये बिना परिजनों की सहमति से और बिना पोस्टमार्टम किए हुए उस व्यक्ति का अंत्येष्टि कर रहे हैं। फिर मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया, अपने पुलिस चौकी के इंचार्ज को फ़ोन किया। उसके बाद बॉडी को हम घाट से उस बॉडी को वापस लेके आते हैं। और सोचने की बात यह है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से अगर संबंधित है उसका उसी प्रकार से संस्कार किया जाता है। यहाँ जो है उस आदमी को एक सामान्य तरह से लाकर, एक लावारिस तरह लाकर 2 टायर और 4 लकड़ियों के बीच में जलाने का प्रयास किया जाता है। और आनन फानन में इसका क्या मतलब होता है ये आप सब लोग समझ सकते हैं। जो मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, इनके लिए एक संख्या है, पता नहीं कितने लोग यहाँ पर मर रहे हैं। ये ऐसे ही उन लोगों को ये मार रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, कहाँ दफना रहे हैं, कहाँ ये जला रहे हैं, कोई इसका पता नहीं है। जितनी सारी कंपनियां यहाँ पर, एकॉम जैसी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है रेलवे का, हम उन तमाम सारी कंपनियों से ये बात करना चाह रहे हैं कि मजदूर के हक में हम लोग लगातार लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा, जितना कंपनसेशन की बात हम लोग इनसे कहना चाह रहे हैं, वो अगर ये कंपनसेशन नहीं कह देते हैं तो इनका काम बदस्तूर बिल्कुल हम बंद रखेंगे और लगातार जो भी इनका नुकसान होगा इनकी भरपाई यही जाने। हम पे भी मुकदमे हो जाए, हम इसके लिए इस पे ऊपर भी पीछा नहीं हटेंगे। हमारे ऊपर भी मुकदमे लगाने होंगे, हम भी उसके लिए तैयार हैं। वैसे आज उनका पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम से कल और क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी ने जो है अपना स्टैंड रख के, वैसे तो कोई कंपनसेशन बनता नहीं है, बिकॉज अगर इंजरी होगी, एक्सीडेंट होगा, उसमें क्लेम बनता है। ये नेचुरल डेथ है, फिर भी कंपनी ने अपना स्टैंड करके 6 लाख रुपए मदद करने का फैसला किया है, जो कि इनको डायरेक्ट मिल जाएगा जल्दी। 6 लाख के अलावा हमने इनकी जो मिसेस हैं उनको नौकरी का भी ऑफ़र दिया है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो नौकरी का ऑफ़र 3 या 4 साल जो भी हमारा काम यहाँ पे चलेगा, आर्विंडल में हम पीएमसी में पेंट्री डिपार्टमेंट में इनको रखेंगे और सैलरी हमारी तरफ से जाएगी मिनिमम वेजेस, जो कि स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ देश विदेश के पर्यटक यहाँ की वादियों का लुत्फ उठाने वर्ष भर आते रहते हैं। माउंटेन साइकिल एसोसिएशन के युवाओं द्वारा पहल शुरू की गई है, जिसमें अल्मोड़ा से 7 सदस्यीय दल साइकिल से छोटा कैलाश की यात्रा कर अल्मोड़ा लौटा है। दल के सदस्यों का अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी सहित अन्य लोगों ने स्वागत किया। हम लोगों ने हाई एल्टीट्यूड की यात्रा करी है। अभी हम आदि कैलाश में साइकिलिंग करके आए हैं और अल्मोड़ा से हमारे 7 लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने ये साइकिलिंग की है। वैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया से 65 पार्टिसिपेंट थे और हमारे मोहन भंडारी जी ने इसमें टॉप किया है। वो जोलिंगकांग होकर के आए हैं, जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड में सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहाँ पे हमारी टीम के सदस्य पहुँचे हैं। तो ये नहीं कि अल्मोड़ा में बहुत बड़ा पोटेंशियल है साइकिलिंग का, और आपके सामने हम लोग आए हैं। आज हम लोगों ने ये यात्रा सिर्फ पिथौरागढ़ तक ही नहीं की है, बल्कि हम पिथौरागढ़ से भी साइकिल से आए हैं। हमने पिथौरागढ़ से जागेश्वर कल साइकिलिंग करी और नाइट स्टे जागेश्वर में किया और उसके बाद हम जागेश्वर से आज अभी अल्मोड़ा पहुंचे।
जसपुर क्षेत्र के चमन बाग में रहने वाले अर्पित चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग में 20वीं रैंक हासिल कर कीर्तिमान हासिल किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अर्पित सिविल सर्विस में 249 रैंक हासिल कर चुके हैं। वहीं 20वीं रैंक आने के बाद से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं अर्पित को बधाई देने के लिए उसके घर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का तांता भी लगा है। और इनको इस बस बहुत ही अच्छा प्राउड का एक मोमेंट है मेरे लिए और मैं चाहती हूँ इसी तरह से ये भी और हमारे क्षेत्र के सभी बच्चे उन्नति करें और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। एक माँ के नाते बस यही था कि घर में ये है तो मैं हूँ तो इसे तसल्ली है कि हाँ माँ घर में है और ये निश्चिंता से अपनी पढ़ाई करता रहता था। मेरा तो यही सहयोग है। किस तरह की दिनचर्या रहती थी? दिनचर्या वही सुबह साइकिलिंग कर लेता था या फुटबॉल वगैरह खेलता और फिर उसके बाद खाना पीना पढ़ना। कोई खास दिनचर्या ऐसी नहीं रही कि पर्टिकुलर एक समय में ये पढ़े। अपने हिसाब से उसको मैनेज किया है इसने अपने सिलेबस को और उसी का पढ़। जी मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है इस समय, क्योंकि पिछले साल से इम्प्रूवमेंट हुआ है और ये एक काफ़ी सालों से मेरा प्रयास था कि एक अच्छी रैंक यूपीएससी में आ सके, जो कि अब जाके सफल हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं यही कहूँगा कि आप देखते हैं आगे जो भी सर्विस में जो भी कुछ हो सकेगा वो किया जाएगा। मेरा मन तो ये है कि सेल्फ स्टडी पे फोकस किया जाए। कोई भी कोचिंग हो या कोई भी किसी के भी नोट्स हो, उनसे ज़्यादा अच्छी आपकी सेल्फ स्टडी होती है। तो बुक्स को फॉलो किया जाए और अपने नोट्स बनाए जाएँ। और सेल्फ स्टडी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मेरा ये मानना है। जितने भी घंटे आपसे सेल्फ स्टडी हो सकती है, न्यूज़पेपर हो या बुक्स हो या जो कुछ भी हो, उस सबको आप कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और एक स्ट्रेटजी के तहत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो उसमें आप कहीं खो ना जाएं। इसीलिए आपकी स्ट्रेटजी पहले दिन से क्लियर होनी चाहिए। हो सकता है कि 1-2 बार सफलता ना मिले आपको, पर अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक है तो देर से ही सही बट एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। लालकुआं प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की नगर इकाई के लिए मतदान हुए, जहां 400 से अधिक व्यापारियों ने वोट डाले। आपको बता दें वहीं प्रशासन की तरफ से मतदान स्थल पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इधर मुख्य चुनाव अधिकारी जीवन कटबाल ने बताया कि चुनाव को लेकर व्यापारियों में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि अब तक 1347 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। व्यापार लालकुआं इकाई का चुनाव था, जिसमें व्यापारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था तो फोर्स की मांग की गई थी। सुरक्षा संपूर्ण इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो रहा है। कल हमारा लालकुआं इकाई में जो मत बना है वो है 1336। अभी तक 403 व्यापारी भाइयों ने मतदान किया है। बहुत ही उत्साहित माहौल में मतदान हो रहा है और सारे व्यापारी भाई बहुत उत्साहित हैं। बहुत एक अच्छा खुशनुमा माहौल है। बहुत शांतिप्रिय तरह से मतदान हो रहा है। इसके लिए मैं विशेष रूप से प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की जो हल्द्वानी की टीम आई है, जिले की टीम आई है, उसका भी धन्यवाद और पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।